Hello everyone, welcome. Now we will study the subject recent advances of DRT part second. तो जैसा कि रिसेंट एडवांसेस में अपना टॉपिक चल रहा था डिजिटल एक्सरे टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स कि पहले कन्वेंशनल रेडियोग्राफी की जाती थी। अब जो नई जो एक्सरे की टेक्नोलॉजी है डिजिटल एक्सरे, उसमें क्या किया जाता है, इसके इक्विपमेंट्स क्या हैं, किस तरीके से प्रोसेस की जाती है और किस तरीके से ये कन्वेंशनल रेडियोग्राफी से डिफरेंट है। तो जैसा कि डिजिटल एक्सरे टेक्नोलॉजी के अंदर अपनी दो प्रकार की टेक्निक आती हैं, दो प्रकार की रेडियोग्राफी आती हैं। फर्स्ट आती है कंप्यूटेड रेडियोग्राफी, जिसे हम CR बोलते हैं, एंड सेकंड आती है डिजिटल रेडियोग्राफी, जिसे हम DR बोलते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने CR का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, दैट मीन्स CR के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, दैट मीन्स कंप्यूटेड रेडियोग्राफी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कंप्यूटेड रेडियोग्राफी के इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया था कि ये एक तरीके से दैट मीन्स कन्वेंशनल रेडियोग्राफी की जो मशीन्स होती हैं, मशीन वही काम में ली जाती है, बट यहाँ पे जो आगे की जो प्रोसेसिंग है और इक्विपमेंट्स है वो चेंज कर दिए जाते हैं। जैसा कि कैसेट के अंदर फिल्म की जगह इमेजिंग प्लेट लगाई जाती है, देन बाद में यहाँ पे आपके पास डिजिटाइज़र होता है जो क्या करता है, लेज़र लाइट से उस इमेज को रीड करता है। फिर आपके पास में यहाँ पे ID स्टेशन, प्रोसेसिंग सर्वर, दैट मीन्स उनके अंदर जब आप उस कैसेट को लेके जाते हो या फिर दैट मीन्स उस इमेज को प्रोसेस कराई जाती है, तो वहाँ पे उसको अपन प्रोसेस कराते हैं, एडजस्ट करते हैं एंड देन प्रिंट दिया जाता है। उसी के बारे में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम स्टोरेज फॉस्फर प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। स्टोरेज फॉस्फर प्रिंसिपल क्या बताता है आपको कि जो आपकी इमेजिंग प्लेट का फोटो स्टिमुलेटेड फॉस्फर है वो किस तरीके से लेटेंट इमेज बनाता है और किस तरीके से वो लेज़र लाइट से स्टिमुलेट होता है और फिर आपको विजिबल लाइट एमिट करता है। द एमिटेड लाइट इंटेंसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल इंसिडेंट एक्सरे इंटेंसिटी। यहाँ पे बताया गया है कि जो आपको एंड में जब आप इमेजिंग प्लेट को रीड कराते हो लेज़र स्टिमुलेशन से, तब आपको जो विजिबल लाइट मिलती है उसकी इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सरे की इंटेंसिटी से। कैसे होती है? बिकॉज जितनी एक्सरे की एनर्जी होगी उतने ही वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप होंगे और उतने ही वहाँ पे फिर क्या होगा, जब आप लेज़र से स्टिमुलेट कराते हो तो विजिबल लाइट एमिट होगी। दैट मीन्स विजिबल लाइट डायरेक्टली रिलेट करती है आपकी एक्सरे की इंटेंसिटी से। The emitted light is captured with an optical array and a photomultiplier and it is digitized. That means कि यहाँ पे जो विजिबल लाइट जो एमिट हुई है उसको या तो किसी ऑप्टिकल ट्यूब से या फिर ऑप्टिकल एरे से या फिर PMT फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब से उसको कैप्चर किया जाता है, फिर उसको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है, देन उसको प्रोसेसिंग सर्वर के पास भेजा जाता है। The residual image is erased from the plate by the intense light source which returns all the electron to their original state. This makes the plate ready to be used for new exposures. That means कि जो इमेज अपने को चाहिए थी वो हमने ले ली, अब लेने के बाद में जो रेजिडुअल इमेज बच गई है इमेजिंग प्लेट में, ठीक है, उसको लाइट इंटेंसिटी से इरेज कर दिया जाता है। इरेज करने के बाद में क्या होता है कि जितने भी जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि हायर एनर्जी लेवल में ट्रैप किए गए थे वो सारे के सारे अब आपके लो एनर्जी लेवल में पहुंच जाएंगे, दैट मीन्स ओरिजिनल स्टेट में आ जाएंगे। इससे क्या होगा कि ये जो आपकी इमेजिंग प्लेट है ये न्यू एक्सपोजर के लिए, दैट मीन्स अपन को इसको रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि ये प्लेट अब रीयूज़ के लिए रेडी है। तो दैट मीन्स इससे हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ पे हम जो इमेजिंग प्लेट हम काम में ले रहे हैं वो रीयूज़ हो सकती है, ठीक है। बट एक्सरे फिल्म में ऐसा नहीं था। एक्सरे फिल्म में एक एक्सरे फिल्म एक बार ही काम में ली जाती थी कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में, बट डिजिटल एक्सरे टेक्निक के अंदर CR रेडियोग्राफी के अंदर जो आपकी कैसेट के अंदर आप इमेजिंग प्लेट डालते हो वो रीयूज़ की जा सकती है। ये एक CR का बहुत बड़ा एडवांटेज था। इसमें आप इमेज लेते हो, इमेज आपने एक्सट्रैक्ट की और उसके बाद में उसको आपने इरेज कर दिया। इंसिडेंट एक्सरेज एक्साइट इलेक्ट्रॉन्स इनटू हायर एनर्जी लेवल। जो आपकी इंसिडेंट एक्सरेज है वो जब इमेजिंग प्लेट पे गिरती है तो इमेजिंग प्लेट का कौन सा मटेरियल है, फोटो स्टिमुलेटेड फॉस्फर मटेरियल। उसमें होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जितने भी होते हैं वो एक्साइट होके हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं और वहाँ पे वो ट्रैप
हो जाते हैं। ए लेटेंट इमेज इज़ क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। ऑब्वियस सी बात है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में ट्रैप हो चुके हैं, तो दैट मीन्स वहाँ पे एनर्जी स्टोर हो चुकी है। और ये एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हुई है? लेटेंट इमेज के फॉर्म में, बिकॉज वहाँ पे एक इमेज बन चुकी है जो आपको विजिबल नहीं हो रही है। विजिबल करने के लिए आपको लेज़र स्टिमुलेशन से उस इमेजिंग प्लेट को रीड कराना होगा। स्टिमुलेशन विद स्कैनिंग लेज़र बीम रिलीजेज इलेक्ट्रॉन। फिर जब जैसे ही आप उस इमेजिंग प्लेट को लेज़र स्टिमुलेशन कराते हो उस पर, तब वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिलीज़ होते हैं और दोबारा से लोअर एनर्जी लेवल में आते हैं, और जब वो लोअर एनर्जी लेवल में आते हैं तो विजिबल लाइट एमिट करते हैं। टिपिकल वेवलेंथ ऑफ द स्टिमुलेटिंग लेज़र इज़ 633 nm। दैट मीन्स कि जो लेज़र स्टिमुलेशन होता है, दैट मीन्स जो लेज़र लाइट होती है जिससे आप स्टिमुलेट कराते हो, उसकी नॉर्मल वेवलेंथ कितनी होती है? 633 नैनोमीटर। फॉलिंग बैक इलेक्ट्रॉन एमिट लुमिनिसेंट लाइट। जब इलेक्ट्रॉन दोबारा से वापस आते हैं हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में, तो वो इलेक्ट्रॉन्स लुमिनिसेंट लाइट एमिट करते हैं। टिपिकल वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड लाइट इज़ 390 नैनोमीटर। और जो लाइट एमिट करते हैं, दैट मीन्स कि जब आपकी इमेजिंग प्लेट को आपने लेज़र स्टिमुलेट कराया और लेज़र स्टिमुलेट कराने के बाद में वहाँ पे जो विजिबल लाइट निकली, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है? 390 नैनोमीटर। अब जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो आप CR रीड आउट, दैट मीन्स कि ये जो प्रोसेस अपन ने अभी पूरी डिस्कस की है, इसको एक डायग्राम के थ्रू आप दोबारा से समझ सकते हो। स्टिमुलेबल फॉस्फर रिसेप्टर रीडिंग फेज, दैट मीन्स कि जो आपका स्टिमुलेटेड फॉस्फर है वो किस तरीके से रीड किया जाता है। यहाँ पे आपकी जो इमेजिंग प्लेट है वो देख रहे हो, उसमें लेटेंट इमेज बनी हुई है जो कि आपको विजिबल नहीं हो रही है, ठीक है। दैट मीन्स कि जहाँ जहाँ पे वहाँ पे एक्सरेज गिरी थी वहाँ के इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल में ट्रैप हो चुके हैं। अब आप इसको क्या करा रहे हो? लेज़र बीम से स्कैनिंग करा रहे हो। जैसे ही आप इसको लेज़र बीम से स्कैनिंग कराओगे तो क्या होगा कि जितने भी हायर एनर्जी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप हुए थे वो अब वहाँ पे वापस से कहाँ पे आएंगे? लोअर एनर्जी लेवल में आएंगे। जब वो लोअर एनर्जी लेवल में आएंगे तो उन्होंने जो एक्सरेज से जो एनर्जी ली थी वो एनर्जी वो एमिट करेंगे, और वो किस फॉर्म में एमिट करते हैं? विजिबल लाइट के फॉर्म में एमिट करते हैं। ये जो विजिबल लाइट होती है ये कैप्चर की जाती है किससे? फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब या फिर ऑप्टिकल एरे से, ठीक है। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब ने इसको डिटेक्ट करने के बाद में अब इसको एनालॉग डिजिटल कन्वर्ट में ले जाया जाता है, और वहाँ से इस लाइट को डिजिटाइज्ड किया जाता है, मतलब डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है, डिजिटल वैल्यूज़ में कन्वर्ट किया जाता है। डिजिटल वैल्यूज़ में कन्वर्ट करने के बाद में कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, दैट मीन्स आपका जो प्रोसेसिंग सर्वर होता है, वहाँ पे आपको डिजिटल इमेज प्रोवाइड की जाती है, और फिर इसको हम एडजस्ट करके प्रोसेस करा के प्रीव्यू लेके प्रिंट आउट इसका हम देते हैं। तो यहाँ तक का ये था आपका स्टोरेज फॉस्फर प्रिंसिपल का डायग्राम के थ्रू समझ में आया कि किस तरीके से CR वर्क करता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सपोजिंग ऑफ फॉस्फर प्लेट। दैट मीन्स कि जो आपकी इमेजिंग प्लेट है जिसमें स्टिमुलेटेड फॉस्फर का मटेरियल लगा हुआ है वो एक्सपोज किस तरीके से होती है। हाउ इज़ द स्टोरेज फॉस्फर प्लेट एक्सपोज्ड? द स्टोरेज फॉस्फर प्लेट fits inside a standard size cassette and is exposed to X-rays exactly like the film. That means कि जो आपकी स्टोरेज फॉस्फर प्लेट होती है, दैट मीन्स इमेजिंग प्लेट के बारे में बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, कंफ्यूज ना हो, दोनों वर्ड्स अलग अलग है। स्टोरेज फॉस्फर प्लेट और इमेजिंग प्लेट एक ही बात है वैसे। फिट्स इनसाइड ए स्टैंडर्ड साइज कैसेट, दैट मीन्स कि एक स्टैंडर्ड साइज कैसेट के अंदर वो फिक्स होती है। एंड इज़ एक्सपोज्ड टू द एक्सरेज एग्जैक्टली लाइक द फिल्म, जिस तरीके से आपकी फिल्म एक्सपोज होती है उसी तरीके से स्टोरेज फॉस्फर प्लेट भी एक्सपोज होती है। फिल्म में क्या होता है, EGBR के क्रिस्टल्स होते हैं वो आयनाइज हो जाते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेके लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में ट्रैप हो जाते हैं। दैट मीन्स कि लेटेंट इमेज वहाँ पे भी बनती है और लेटेंट इमेज अपनी यहाँ पे भी बनती है। द एक्सरे एनर्जी स्टोर्ड ऑन द प्लेट इन द फॉर्म ऑफ अ लेटेंट एनर्जी। दैट मीन्स कि जो एक्सरे एक्सपोज हुई है वो जो एक्सरे एनर्जी है वो फॉस्फर प्लेट के अंदर स्टोरेज होती है लाइक अ लेटेंट एनर्जी। दैट मीन्स लेटेंट इमेज के फॉर्म में वहाँ पे एनर्जी स्टोर
हो जाती है। दैट मीन्स कि जो आपकी स्टोरेज फॉस्फर प्लेट है, इमेजिंग प्लेट जिसमें फ़ोटो स्टिमुलेटेड फॉस्फर मटेरियल, वो जस्ट लाइक आपकी एक्सरे फिल्म की तरह एक्सपोज होती है। एक्सरे फिल्म में AgBr के क्रिस्टल्स आयोनाइज होकर इमेज बनाते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं, वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं और ट्रैप होने के बाद में एक लेटेंट इमेज बनती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पेशेंट ID स्टेशन। तो जैसा कि इसके बारे में डिस्कस करने से पहले अपन बात करेंगे कन्वेंशनल रेडियोग्राफी की। कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में ID किस तरीके से अपन आइडेंटिफाई करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब अपन एक्सरे फिल्म को एक्सपोज कराते हैं या फिर एक्सरे फिल्म को एक्सपोज कराने से पहले कैसेट के ऊपर मार्किंग की जाती है और एक्सरे फिल्म के ऊपर भी मार्किंग की जाती है कि किस पेशेंट की ये एक्सरे फिल्म है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, कौन सा एक्सरे आप वहाँ पे कर रहे हो, वो सब चीज़ें, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास एक्सरे फिल्म है ही नहीं, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ना ही इमेजिंग प्लेट पे मार्किंग करोगे। यहाँ पे कैसेट के ऊपर एक चिप लगी होती है, उस चिप में पहले कंप्यूटर के थ्रू आइडेंटिटी स्टोर की जाती है, फिर जब आप कैसेट को रीड कराते हो तब वहाँ पे वो आइडेंटिटी आ जाती है। बिफोर एक्सपोजिंग द कैसेट, द पेशेंट डेमोग्राफिक एंड एग्जाम डाटा इज स्टोर्ड ऑन द माइक्रोचिप अटैच्ड ऑन द कैसेट। दैट मीन्स कि कैसेट को एक्सपोज करने से पहले पेशेंट की जो ID है और कौन सा आप वहाँ पे डायग्नोसिस कर रहे हो, उस प्रोसेसर की जो आइडेंटिटी है, दोनों चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप एक माइक्रोचिप लगी होती है कैसेट के ऊपर, उसमें स्टोर करते हो। दिस इज़ डन बाय इंसर्टिंग द कैसेट इन अ स्लॉट ऑफ ID स्टेशन एंड एंटरिंग द डाटा विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। ये किस तरीके से किया जाता है, आप अपनी जो कैसेट है उसको ID स्टेशन के स्लॉट में इंसर्ट करते हो। इंसर्ट करने के बाद में कंप्यूटर और कीबोर्ड की सहायता से ये सारा काम करते हो। When cassette is inserted in the digitizer after the X-ray exposure, the digitizer reads both patient data as well as X-ray exposure data. That means कि जब एक्सपोजर के बाद में, एक्सपोजर पहले की प्रोसेस होगी, पहले की प्रोसेस में क्या था कि कैसेट को आपने पेशेंट ID स्टेशन के अंदर इंसर्ट किया, वहाँ पे उसके ऊपर जो माइक्रोचिप लगी हुई थी उसके अंदर आपने पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन है, एग्जामिनेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने स्टोर कर दी। अब आप कैसेट को एक्सपोज कराते हो। एक्सपोजर कराने के बाद में जब आप उसको रीड कराने के लिए डिजिटाइज़र के अंदर इंसर्ट करोगे तो वहाँ पे वो जो डाटा जो आपने पहले इंसर्ट किया था वो रीड होता है। दैट मीन्स कि डिजिटाइजर दो चीज़ें रीड करता है, बोथ द पेशेंट डाटा, पेशेंट का जो डाटा था वो भी रीड करेगा, एज वेल एज द एक्सरे एक्सपोजर डाटा, और जो आपने कैसेट को एक्सपोजर किया है इमेजिंग प्लेट में जो आपकी लेटेंट इमेज आई है, दोनों को वो वहाँ पे रीड करता है। द टू डाटा आर कंबाइंड टू डिस्प्ले इमेजेस अलॉन्ग विद पेशेंट डाटा। दैट मीन्स कि अब इमेज को डिस्प्ले करने के लिए आपको दो डाटा की ज़रूरत होती है और दोनों डाटा वहाँ पर आपके पास डिस्प्ले हो जाते हैं। पहला एक्सपोजर, पेशेंट को जो एक्सपोजर कराया उसकी जो लेटेंट इमेज बनी वो डाटा, और दूसरा पेशेंट की ID, दैट मीन्स उसका नाम, उसका कौन सा एग्जामिनेशन कर रहे हैं अपन, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी उसके ID की इन्फॉर्मेशन हो वो सारी की सारी। ये वर्क होता है आपकी पेशेंट ID का स्टेशन, पेशेंट ID स्टेशन का। दैट मीन्स कि कन्वेंशनल में जो काम आप मार्कर से करते थे, मार्कर से आप वहाँ पे राइटिंग करते थे, वो काम भी अब यहाँ पे कंप्यूटर में डिजिटली किया जाता है। पहले चिप में वो चीज़ स्टोर की जाती है, फिर कैसेट को एक्सपोजर किया जाता है, फिर दोबारा जब आप रीड करते हो तो वहाँ पे दोनों चीज़ें रीड होती हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिजिटाइज़र। अब हम बात करते हैं डिजिटाइज़र जहाँ पे लेज़र लाइट से स्टिमुलेट किया जाता है इमेजिंग प्लेट को और लेटेंट इमेज को रीड किया जाता है। द प्लेट इज़ इंसर्टेड इनटू द डिजिटाइज़र वेयर इट इज़ स्कैन्ड विद अ हाई पावर लेज़र। दैट मीन्स कि आफ्टर एक्सपोजर के बाद में प्लेट को डिजिटाइज़र के अंदर इंसर्ट किया जाता है, जहाँ पे वो स्कैन की जाती है किससे, हाई पावर लेज़र। दैट मीन्स लेज़र से वो स्कैन की जाती है जिसकी पावर भी हाई होती है। द लेज़र लाइट causes the storage phosphor to release the energy they have captured in the form of blue light. That means कि जो एक्सरे से जब एक्सपोज हुई थी आपकी इमेजिंग प्लेट, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी लेके जब वो हायर एनर्जी लेवल में गए थे, तो दैट मीन्स उन इलेक्ट्रॉन्स को ये लेज़र लाइट स्टिमुलेट करती है और वो इलेक्ट्रॉन्स अब एनर्जी एमिट करते हैं किसके फॉर्म में, विजिबल लाइट के फॉर्म में,
और फिर वो लाइट कैप्चर की जाती है, ठीक है। कैप्चर्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्लू लाइट, वहाँ पे किस कलर की लाइट निकलती है, ब्लू कलर की लाइट निकलती है, और फिर उसको कैप्चर किया जाता है। कैप्चर कौन करता है यहाँ पे, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। In the digitizer, this blue light energy is converted to electrical signals which are then digitized to produce digital images. अब जो ब्लू लाइट एमिट हुई है उसको कैप्चर किया जाता है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये जो ब्लू लाइट एनर्जी है इसको अब कैप्चर करके कन्वर्ट किया जाता है किस में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। सबसे पहले उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिजिटाइज्ड किया जाता है ताकि हम एक डिजिटल इमेज प्रोड्यूस कर सकें। डिजिटाइज़र का वर्क क्या है, एक्सपोजर के बाद में जब आपकी कैसेट या दैट मीन्स इमेजिंग प्लेट वहाँ पे आती है तो उसको लेज़र से स्कैनिंग की जाती है। जब उसको लेज़र से स्कैनिंग करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप हुए थे वो एनर्जी एमिट करेंगे, वो भी विजिबल लाइट के फॉर्म में। वो विजिबल लाइट का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। इसको फिर डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है और डिजिटल इमेज प्रोड्यूस की जाती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वर्क स्टेशन। अब अपन बात करते हैं वर्क स्टेशन की। वर्क स्टेशन का क्या वर्क है यहाँ पे, दैट मीन्स कि जो आपका अपन नॉर्मल बात कर सकते हैं कंप्यूटर वहाँ पे जो रखा होता है उसको अपन वर्क स्टेशन बोल रहे हैं। दैट मीन्स कि जो डिजिटाइज़र है आपका, ठीक है, पेशेंट आईडी स्टेशन हो गया, लास्ट में आपका प्रिंटर भी आएगा, इन सब को कंट्रोल करना, ठीक है। जो आपकी इमेज आपको डिजिटाइज़र से मिल रही है उसको प्रोसेस कराना, अगर उसमें कुछ कमी रह गई है उसको क्रॉप करना, एडजस्ट करना, मैग्नीफिकेशन करना, वो सारी चीज़ें आपकी किस में होंगी, वर्क स्टेशन के अंदर, ठीक है। द डिजिटाइज्ड इमेज डाटा इज़ प्रोसेस्ड ऑन द प्रोसेसिंग सर्वर एंड इज़ डिस्प्लेड ऑन इट्स मॉनिटर। दैट मीन्स कि आपने डिजिटाइज़र के अंदर कैसेट इंसर्ट की, कैसेट इंसर्ट करने के बाद में वहाँ से इमेज रीड हुई, पेशेंट का डाटा आईडी स्टेशन से पेशेंट की आईडी आपने रीड की, रीड करने के बाद में वो इमेज आपकी जाती है वर्क स्टेशन पे। दैट मीन्स कंप्यूटर के पास में अपन जाती है, सीधी सी बात कर सकते हैं। और कंप्यूटर क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है, ठीक है। दैट मीन्स उसको सेट करना, उसको आप कौन सी फिल्म में प्रिंट आउट दोगे, कितनी की साइज़ में आप प्रिंट आउट दोगे, हॉरिजॉन्टली प्रिंट आउट देना है, वर्टिकली प्रिंट आउट देना, उसका कहीं पे जूम करनी है, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, ये सब अगर उसका थोड़ा बहुत कम ज़्यादा सेट करना है। दैट मीन्स कि अब आपको उस इमेज को एकदम प्रॉपर वे के अंदर सेट करना होता है, प्रोसेस कराना होता है, ठीक है। और दैट मीन्स वर्क स्टेशन के ऊपर, मॉनिटर के ऊपर आपको फाइनली अब इमेज मिल जाती है। दैट मीन्स कि अब आपके पास में इमेज आ चुकी है। तो ये आपका वर्क स्टेशन का काम होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस, दैट मीन्स या फिर अपन कुछ टॉपिक्स की बात भी कर सकते हैं। क्वेश्चंस है जैसे आप इनके स्टार्टिंग की हाउ, वाट, वाई हटाते हो तो टॉपिक्स बन जाते हैं। अपन ने बात करें हाउ मैनी टाइम्स कैन वी यूज़ ए स्टोरेज फॉस्फर प्लेट, दैट मीन्स कि एक स्टोरेज फॉस्फर प्लेट को आप कितनी बार काम में ले सकते हो, ये आपका क्वेश्चन है। अगर इसको आप टॉपिक में बना देते हो तो दैट मीन्स कि स्टोरेज फॉस्फर प्लेट रीयूज़ हो सकती है, उसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। द लाइफ ऑफ द फॉस्फर प्लेट डिपेंड्स ऑन हाउ केयरफुली इट इज़ हैंडल्ड, फिजिकली डैमेज टू द प्लेट विल लिमिट इट्स यूज़फुल लाइफ। दैट मीन्स कि जो आपकी फॉस्फर प्लेट है, इमेजिंग प्लेट है, ठीक है, PSP है, फोटो स्टिमुलेटेड फॉस्फर प्लेट, उसकी जो लाइफ होती है वो डिपेंड करती है कि आप उसको किस तरीके से हैंडल कर रहे हो, ठीक है। अगर आप उसको ज़्यादा समय तक चलाना चाहते हो, दैट मीन्स आपको उसको अच्छे से केयरफुली हैंडल करना होगा। दैट मीन्स यहाँ पे बात साफ साफ है कि वो केवल और केवल डैमेज कब होती है, जब उसको फिजिकल डैमेज होता है। जब उसको फिजिकल डैमेज होता है तभी वो ख़राब होगी, अदरवाइज़ इसकी लाइफ बहुत लंबी होती है। इट प्रॉपरली केयर्ड फॉर अ प्लेट विल प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस। दैट मीन्स कि अगर आप इसको केयरफुली संभाल के रखते हो, डिजिटाइज़र मीन्स इसको इंसर्ट करना, डिजिटाइज़र से बाहर निकालना, पेशेंट आईडी स्टेशन के अंदर इंसर्ट करना, बाहर निकालना, जो भी सिस्टम है वहाँ पे अगर आप इसको अच्छे से करते हो, एक्सपोजर कराते वक्त इसको अच्छे से हैंडल करते हो, तो दैट मीन्स हज़ारों इमेज आप केवल एक सिंगल इमेजिंग प्लेट में ले सकते हो। इमेजिंग प्लेट आर नोन टू लास्ट मोर देन 50,000 एक्सपोजर साइकिल्स। दैट मीन्स कि इसको एक जो आपकी इमेजिंग प्लेट होती है उसको आप 50,000 एक्सपोजर साइकिल्स, दैट मीन्स 50,000 टाइम उसको आप एक्सपोज करा सकते हो। और इस कंडीशन में भी वो डैमेज कब होती है, जब आप उसको हैंडल अच्छे से नहीं कर पाते, अदरवाइज वो डैमेज नहीं होती, उसका रीयूज़ अच्छे से कर सकते हो।
अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, डज सी आर रिक्वायर एक्सरे मशीन रिप्लेसमेंट, कि अगर आप कंप्यूटर रेडियोग्राफी इंस्टॉल करना चाहते हो या फिर आप डिजिटल एक्सरे टेक्निक में कंप्यूटर रेडियोग्राफी अब करना चाहते हो, तो क्या आपको एक्सरे मशीन चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी? तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि यहाँ पे एक्सरे मशीन केवल चेंज नहीं होती है, दैट मीन्स एक्सरे मशीन कन्वेंशनल ही होती है। जो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में आप एक्सरे मशीन काम में लेते हो वो ही एक्सरे मशीन आप यहाँ पे काम में ले सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ साफ साफ है, नो, सी आर यूजेज द एग्जिस्टिंग एक्सरे इक्विपमेंट, दैट मीन्स कि जो पहले से एक्सरे मशीन वहाँ पे लगी हुई है वही एक्सरे मशीन आप काम में ले सकते हो। एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट दैट मीन्स जो पहले से इंस्टॉल है, और पहले से कौन सी होगी, सीआर से पहले कन्वेंशनल रेडियोग्राफी आती थी, तो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी दैट मीन्स कन्वेंशनल एक्सरे मशीन वहाँ पे होगी, तो दैट मीन्स आप यहाँ पे कन्वेंशनल एक्सरे मशीन काम में ले सकते हो। वन सीआर सिस्टम कैन सपोर्ट मल्टीपल एक्सरे रूम, दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास में वर्कलोड जाता है, अपन बात करें वर्कलोड जाता है तब की बात कर रहे हैं, तब आपको क्या चाहिए, एक्सरे मशीन्स ज़्यादा चाहिए। जब आपको एक्सरे मशीन ज़्यादा चाहिए तो अपन ये नहीं कह सकते यहाँ पे कि यार अपन ने 4 एक्सरे मशीन इंस्टॉल की है तो आपको 4 सीआर सिस्टम भी वहाँ पे लगाने पड़ेंगे। दैट मीन्स कि एक सीआर सिस्टम और बहुत सारी मल्टीपल एक्सरे मशीन, दैट मीन्स मल्टीपल एक्सरे रूम्स हैं तो भी काम चल जाएगा, बिकॉज कन्वेंशनल एक्सरे मशीन आप काम में ले रहे हो। और जैसा कि आपने पूरी प्रोसेस में पढ़ा कि आगे की जो प्रोसेसिंग होती है इमेज की वो डिफरेंट होती है, बट जो एक्सपोजर करते हैं वो आप कन्वेंशनल एक्सरे मशीन से कर सकते हो। इस वजह से अपन ये बात कह सकते हैं कि सीआर सिस्टम एक और मल्टीपल एक्सरे रूम भी पॉसिबल है, ठीक है। दैट मीन्स अपन इस कंडीशन की बात कर रहे हैं, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो वो पॉसिबल है सीआर के अंदर, कंप्यूटेड रेडियोग्राफी के अंदर। हाउ इज़ द वर्क फ्लो डिफरेंट विद सी आर, दैट मीन्स अब अपन बात कर रहे हैं कि वर्क फ्लो कैसे डिफरेंट होता है सी आर और कन्वेंशनल रेडियोग्राफी के अंदर। तो देखिए, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द फिल्म कैसेट टू अ डार्क रूम फॉर प्रोसेसिंग, द टेक्नोलॉजिस्ट टेक्स द कैसेट विद इमेजिंग प्लेट टू द सी आर रीडर फॉर डिजिटल प्रोसेसिंग ऑफ द इमेज। दैट मीन्स डिफरेंस क्या है, पहला कि आपको कन्वेंशनल रेडियोग्राफी के अंदर डार्क रूम चाहिए होता है, यहाँ पे डार्क रूम की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। और वहाँ पे डार्क रूम के अंदर आप क्या करते हो, कैसेट, और कैसेट के अंदर फिल्म, ठीक है। बट सीआर में क्या होता है, कैसेट होती है और कैसेट के साथ में आपकी इमेजिंग प्लेट होती है, सीआर रीडर होता है, और डिजिटली आप प्रोसेस कराते हो। दैट मीन्स ना कोई केमिकल प्रोसेसिंग होती है, जैसा कि कन्वेंशनल रेडियोग्राफी के अंदर केमिकल्स के द्वारा एक्सरे फिल्म को प्रोसेस कराया जाता है, वैसा कुछ भी नहीं होता है सीआर में। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंट है, वर्क फ्लो का डिफरेंस हो गया दोनों का। Instead of manually taking the films to the reporting radiologist, the soft copy images reach the workstation almost immediately. That means कि मैनुअली के अंदर क्या था कि जो आपकी फ़िल्म है उसको आप प्रोसेस कराओगे, उसके बाद में ही वो कहीं पे जा सकती है रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है। दैट मीन्स पहले आपको पूरी फिल्म को प्रोसेस कराना होगा, जब आपको विजिबल इमेज मिल जाती है तो उसी के बाद में आप उसको रिपोर्ट करा सकते हो। बट सीआर सिस्टम में ऐसा नहीं है। सीआर सिस्टम में जो सॉफ्ट कॉपी इमेजेस है, दैट मीन्स जो आपको प्रिंट आउट मिला है उसको आप डायरेक्टली रेडियोलॉजिस्ट के पास में भेज के, ठीक है, और उससे आप रिपोर्टिंग करा सकते हो। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो वर्क है वो थोड़ा ईजी हो जाता है कंपेरिजन टू द कन्वेंशनल रेडियोग्राफी। और जैसा कि अगर अपन बात करें अब टाइम की, तो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी के अंदर एक इमेज को एक्वायर करने के लिए आपको 40 से 45 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। या फिर अगर कन्वेंशनल में अपन बात करें ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग होती है आपके पास में, तो भी आपके पास में वहाँ पे 10 मिनट तो आप मान के चलो कि एक इमेज को लेने में लग जाती है। बट कन्वेंशनल में ऐसा नहीं है, ये कन्वेंशनल नहीं, कंप्यूटर रेडियोग्राफी में ये चीज़ें नहीं हो सकती। कंप्यूटर रेडियोग्राफी में टाइम का सबसे ज़्यादा बचत होती है, यहाँ पे टाइम बहुत कम लगता है कंपेरिजन टू द डार्क रूम प्रोसेस। द टाइम रिक्वायर्ड टू एक्वायर अ डिजिटल इमेज इज़ मच लेस कंपेयर टू द कन्वेंशनल डार्क रूम प्रोसेस। अगर सीआर रेडियोग्राफी का टाइम हम कन्वेंशनल डार्क रूम प्रोसेस से कंपेयर करते हैं तो वो बहुत ही
कम होता है। और ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है आपका कंप्यूटर रेडियोग्राफी का, और ये एक डिफरेंस भी है कन्वेंशनल और कंप्यूटर रेडियोग्राफी के अंदर। द फिल्म इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट इन कन्वेंशनल वेयर एज द फिल्म इज़ द लास्ट प्रोडक्ट इन सीआर। जैसा कि दोनों के अंदर एक चीज़ और डिफरेंस की अपन बात कर रहे हैं, तो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में सबसे पहले आपको एक्सरे फिल्म की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज पूरी प्रोसेसिंग के अंदर सबसे पहले आप क्या करते हो, कैसेट के अंदर फिल्म को इंसर्ट करते हो, तो दैट मीन्स वहाँ पे सबसे पहले आपको फ़िल्म की ज़रूरत पड़ती है। बट कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर में आपने कैसेट के अंदर इमेजिंग प्लेट इंसर्ट की, फिर उसको एक्सपोज कराया, वहाँ पे डिजिटाइज़र आईडी स्टेशन, दैट मीन्स कि एक्सरे फिल्म को आपकी लास्ट में ज़रूरत पड़ेगी जब आपको प्रिंट करना है। प्रिंट करने से पहले दैट मीन्स आपको यहाँ पे इमेज भी मिल चुकी है, बट तब तक भी आपको एक्सरे फिल्म की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि कन्वेंशनल के अंदर फिल्म आपका फर्स्ट प्रोडक्ट होता है, और सीआर कंप्यूटर रेडियोग्राफी के अंदर फिल्म लास्ट प्रोडक्ट होता है। अब लास्ट एंड फाइनल हम पूरे वर्क फ्लो की बात करते हैं, तो एक आपका यहाँ पे डायग्राम है कि दैट मीन्स सीआर का वर्क फ्लो किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले आपके पास में कैसेट के साथ में इमेजिंग प्लेट, दोनों को आपने क्या किया, एक्सपोज कराया। एक्सपोज कराने के बाद में जो पेशेंट आईडी स्टेशन था, जहाँ पे दो चीज़ें रीड की जाती हैं, दैट मीन्स सबसे पहले आप एक्सपोजर से पहले यहाँ पे जो आपने चिप के अंदर आइडेंटिटी डाली थी वो आइडेंटिटी, और उसके बाद में डिजिटाइज़र के अंदर आपका एक्सपोजर, ठीक है। तो दैट मीन्स आइडेंटिफिकेशन, डिजिटाइज़र के अंदर लेज़र बीम के थ्रू आप जो आपकी लेटेंट एक्सरे इमेज है उसको रीड करोगे। अब डिजिटाइज़र के बाद में आपकी इमेज जाती है प्रोसेसिंग सर्वर, दैट मीन्स वर्क स्टेशन पे। वहाँ से फिर आप उसकी सॉफ्ट कॉपी रेडियोलॉजिस्ट को सेंड करके उसकी रिपोर्ट भी बनवा सकते हो, ठीक है। नॉर्मल स्क्रीनिंग की अगर अपन बात करें, कई बार अगर इमेज आपकी गलत आ चुकी है, कोई भी मिस्टेक है, तो वहाँ पे आप उसको विदाउट प्रिंटिंग रोक सकते हो और दोबारा से एक्सपोजर कर सकते हो। ये वर्क स्टेशन का अपना यहाँ पे फ़ायदा हो गया। लास्ट एंड फाइनल जो आपकी स्टेप बचती है वो होती है प्रिंटिंग की। दैट मीन्स कि अब आपकी जब इमेज आपको प्रोसेस करा लिया, आपने उसका प्रीव्यू ले लिया, उसको एडजस्ट कर लिया, एडजस्ट करने के बाद में अब उसको प्रिंटिंग के थ्रू, दैट मीन्स एक्सरे फिल्म के ऊपर प्रिंट करना, ये आपकी लास्ट प्रोसेस होती है सीआर वर्क फ्लो की। एक बार दोबारा से देख लो। स्टार्टिंग कैसेट विद इमेजिंग प्लेट, एक्सपोजर, देन आइडेंटिफिकेशन के बाद में डिजिटाइज़र, दैट मीन्स उसको कन्वर्ट करना, ठीक है, इमेज को लेटेंट से विजिबल के अंदर प्रोसेसिंग सर्वर के पास विजिबल इमेज पहुंची, उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल उसकी प्रिंट करना। अब ये जो वर्क फ्लो अपन ने बात की, डिस्कस किया, इसको एक बार थोड़ा सा थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है वर्क फ्लो? द कैसेट फिट इन द एक्सरे टेबल के अंदर कैसेट को हमने फिट किया। आफ्टर द एक्सपोजर द कैसेट इज़ आइडेंटिफाइड इन द आईडी स्टेशन। एक्सपोजर के बाद में कैसेट आईडी स्टेशन के अंदर आइडेंटिफाइड की जाती है। हेयर पेशेंट एंड एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड। यहाँ पे पेशेंट से रिलेटेड और जो आप एग्जामिनेशन करो उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टोर कर ली जाती है। नेक्स्ट, द डिजिटाइजर रीड द आइडेंटिफिकेशन डाटा एंड हैंडल द प्लेट्स, रीड्स द इमेज एंड सेंड आउट अ रो डाटा इन DICOM फॉर्मेट। दैट मीन्स कि बाद में डिजिटाइज़र क्या करता है, जो भी आइडेंटिफिकेशन डाटा था, ठीक है, या फिर प्लेट के अंदर जो भी इमेज थी उसको वो रीड आउट करता है। रीड आउट करने के बाद में अब यहाँ पे क्या होता है कि वो सर्वर को, दैट मीन्स जो प्रोसेसिंग सर्वर है उसको वो इमेज सेंड कर देता है। द ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग सर्वर प्रोसेस द इमेज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ जो आपने एग्ज़ाम वहाँ पे जिस बॉडी पार्ट का एग्जामिनेशन किया वो आइडेंटिफिकेशन में आइडेंटिफाई हो गया, उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग सर्वर इमेज को प्रोसेस कराता है। फॉर ईच टाइप ऑफ एग्जाम एंड ऑप्टिमाइज्ड एंड इमेज प्रोसेसिंग पैरामीटर सेटअप इज़ यूज्ड। उसके अंदर प्रोसेसिंग सर्वर के अंदर पैरामीटर फिक्स होते हैं कि कौन से एग्जामिनेशन के लिए कौन से पैरामीटर्स आपको यूज़ करने, उसके अकॉर्डिंग वो पैरामीटर्स यूज़ करता है। द प्रोसेसिंग सर्वर पुशेस द प्रोसेस्ड इमेज टू द प्रीव्यू एंड स्टेशन फॉर प्रीव्यू। दैट मीन्स कि जो प्रोसेसिंग सर्वर है वो क्या करता है, प्रोसेस कराने के बाद में प्रीव्यू के लिए उस इमेज को आगे की तरफ पुश करता है।
आफ्टर अप्रूवल, जब उसको अप्रूवल मिल जाता है कि अपन जब अप्रूव कर देते हैं कि इमेज सही है, द इमेज इज़ रूटेड टू अदर डेस्टिनेशन, इमेज दूसरे डेस्टिनेशन पे जाती है, सच एज प्रिंटर पे जाती है, रिव्यू पे जाती है, और आर्चिव स्टेशन जहाँ पे इमेज स्टोर की जाती है परमानेंटली। तो ये आपका CR का वर्क फ्लो है। थैंक यू सो मच।